एनडीआरएफ और गृह रक्षक के सदस्य भी होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऊना जिले के गंगरेट विधानसभा क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले 5 मेगावाट क्षमता की भंजाल सौर परियोजना और साथ ही 5.17 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र दियोली का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही भंजाल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण 9 हेक्टेयर भूमि में किया जाएगा और इसे 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस परियोजना से हर साल 10.54 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित की जाएगी और प्रदेश सरकार को 3.815 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व भी प्राप्त होगा। इस परियोजना में 13,000 सोलर मॉड्यूल जो हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रति साल 396 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की परिकल्पना की है और इसी दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है और ऊना जिला में हमारी सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो 8 महीने में तैयार होकर बिजली उत्पादन कर रहा है। पिछले दिनों बैंगलोर गया था, वहां 12 मेगावाट के सोलर पावर परियोजना का शिलान्यास किया। आज मैं बंजार आया हूं। इस प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से लगाकर यहां बिजली जो है वो लोकल में की जो समस्या उसको भी दूर किया जाए, इस बारे में भी हमारी सरकार विचार करेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने तकरीबन 40 साल से अधिक समय के बाद इस दृष्टि से कदम रखा कि हम इसमें सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक। हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रों की संख्या के आधार पर प्रदेश में सरकारी पाठशालाओं का विलय करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया प्रदेश में पहले से जारी है और इससे पहले 2 या फिर 2 से कम संख्या वाले विद्यालय को प्रदेश सरकार ने नजदीकी स्कूल के साथ विलय करने का निर्णय लिया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश सरकार ने 700 ऐसे स्कूल चिन्हित किए हैं जिनका नजदीकी स्कूल के साथ में विलय किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार के करीब 16,000 स्कूल चल रहे हैं। इनमें से कुछ विद्यालय में छात्रों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में बेहद कम संख्या और जीरो एनरोलमेंट वाली भी पाठशालाओं का नजदीकी पाठशालाओं के साथ में विलय किया जाएगा। हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राथमिकी से भी लेकर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं तक हिमाचल प्रदेश सरकार के 16,000 स्कूल राज्य में संचालित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के कुछ स्कूल में छात्रों की संख्या बेहद कम है या फिर ना के बराबर है। ऐसे में इन स्कूलों का विलय अब नजदीकी स्कूलों के साथ में किया जाएगा। रोहित ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार ने ऐसे 700 से करीब स्कूल चिन्हित किए हैं। की आवश्यकता है कि हम अपने सिस्टम को, अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, कंसोलिडेट करें, उसका सशक्तिकरण करें, क्योंकि वर्तमान में अगर आप पूरा हिमाचल प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं से लेके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या की बात करेंगे, लगभग कुछ 16,000 से अधिक हमारे सरकारी संस्थान हैं। लेकिन आज आवश्यकता हो चुकी है कि समय के अनुसार इस तरह से एक तरह से इनरोलमेंट में भी कमी आई है। बेहतर सुविधाएं बच्चों को मिले, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उनके पास उपलब्ध हो। और इस विषय को लेकर जब हाल में फाइनेंस कमीशन का भी हमारा हिमाचल का दौरा था, शिमला का दौरा था, काफी विस्तार से इस पर चर्चा हुई। उनकी तरफ से भी सुझाव आया है जो पहले से ही मैं समझता हूं हमारे विचाराधीन है कि हमने जहां पर स्ट्रेंथ कम है स्कूल्स में बच्चों की और नजदीक में ही उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई शिक्षकों की भर्तियां सवालों के घेरे में आ गई हैं। हाईकोर्ट ने 2 प्रोफेसर की नियुक्ति को रद्द कर दिया है, जिसके बाद में छात्र संगठन एसएफआई ने पूर्व वीसी सिकंदर कुमार पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों की नियुक्ति देने के आरोप लगाए हैं, जबकि ये शिक्षक अपनी योग्यता भी पूरी नहीं करते हैं। आपको बताते चलें कि एसएफआई ने लगभग 200 शिक्षकों की भर्ती को नियमों के विरुद्ध करार दिया है और न्यायिक जांच की मांग की है। जो हमारे कैंपस के सचिव है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, उन्होंने पूरी बात आपके बीच रखी
ये सिर्फ जो मैथ के अंदर भर्ती हुई है उसका मुद्दा नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर 2020 के अंदर जो 2019 लास्ट में भर्ती एडवर्टीज हुई थी और 20 के अंदर जो भरी गई कोविड के टाइम पे, हम उस टाइम से इस बार भर्तियों को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के टैंक के साथ में जमीन लगातार धंस रही है। इससे पानी के टैंक को भी खतरा हो गया है। यह जगह जो है वो पद्मदेव कॉम्प्लेक्स के साथ ही है। यहां पर 15 के करीब दुकानें बनी हुई हैं, जहां काफी दरारें भी आ गई हैं। इसके गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इसके साथ ही रिज मैदान में पानी का टैंक भी है, जहां पर पानी का रिसाव भी हो रहा है। के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसमें दिखाया गया कि यहाँ रिज के साथ का जो घोड़ों के नीचे की जो जगह है वो बैठ रही है। तो उसी संदर्भ में मैं आज यहाँ स्पॉट पे आया था, देखने आया था कि क्या इसमें क्या हो सकता है। और लेकिन मैंने देखा कि इसको करना चाहिए हमको जल्द से जल्द। इसको ऐसा कि अंदर से टैंक भी देखूंगा मैं, लेकिन क्रैक्स बता रहे हैं। मैंने इनसे लोगों से भी बात की है कि इसमें पहले से थोड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में टमाटर की फसल को लाल सोना के नाम से जाना जाता है, जिसको ये इस साल में भी सिद्ध कर रहा है। आपको बताते चलें कि आजकल किसानों को टमाटर के लगभग 40 से 50 के बीच में दाम मिल रहा है। वहीं टमाटर का 1 कैरेट का रेट 200 रुपए से 1400 रुपए मिला है, जिससे किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सोलन सब्जी मंडी के आड़ती भी इस रेट मिलने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। आड़तियों ने भी कहा कि इस साल टमाटर साफ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। 1150 रुपए तक यहाँ पर बिका है। अगर बात भर्ती की हो और बात ग्रेड करने की हो, बहुत बढ़िया ग्रेड और सुपर ग्रेड किया हुआ माल 1150 रुपए तक गया है। कहीं इक्का दुक्का छोटा जो लॉट है वो 1200 रुपए तक भी। जिलाधीश अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी की अध्यक्षता में शिमला शहर में आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और गृह रक्षकों के संयुक्त टास्क फोर्स के साथ में विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने भी लोगों को संबोधित किया है। पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग भी हर चुनौती को निपटने के लिए तैयार रहे हैं आम जनता के सहयोग और सपोर्ट से। तो इस वक्त शिमला के लिए हमारे पास होमगार्ड्स की 9 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम जो है उसका गठन कर लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास 35 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम भी रिपोर्ट कर गई है। अपार्ट फ्रॉम जो एक्शन हमारी पुलिस और होमगार्ड की जो जवान जो ऑपरेशन में काम करते हैं उसके अतिरिक्त, तो आज हमने ये प्रयास किया था। कल मेरी एसपी साहब की डिटेल डिस्कशन हुई थी इस पे कि मौके पर पिछले थोड़े अनुभव एसपी साहब ने अपने साझा किए थे पिछली बरसात के दौरान जो दुर्घटनाएं हुई, लैंडस्लाइड्स वगैरह हैं, तो उसमें हमने देखा कि कोई किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, आपस में एक अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम रहे। डिफरेंट फोर्सेज देखिए इसमें एनडीआरएफ काम करती है, हमारी पुलिस काम करती है, होमगार्ड काम करते हैं, कुछ वॉलंटियर्स आते हैं, एनजीओज काम करती हैं, तो एक आपस में समन्वय बना रहे। उसको किस तरह से हम मिटिगेट करें और उसमें रिस्पांस फैक्टर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है, वो सेंटर पॉइंट रहता है किसी भी आपदा के प्रबंधन करने के लिए। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।